आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बीए तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 14 छठे सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत हिंदी कविता या आदिवासी विमर्श या आदिवासी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। यह लेख उमेश चंद्र शुक्ल जी का है, जिन्होंने आदिवासी विमर्श पर लिखा हुआ है। हमें आदिवासी कविता का परिचय जानने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। हिंदी कविता के व्यापक परिदृश्य पर दृष्टिपात करने पर आदिवासियों जीवन संघर्ष पर केंद्रित कविता का अकाल सा दिखाई पड़ता है। यह नीरसता यहाँ तक परिलक्षित होती है कि आदिवासी समुदाय को जाने या समझने के लिए कविता के रास्ते से होकर गुजरना चाहे तो निराशा हाथ लगती है, किंतु आदिवासियों द्वारा आदिवासी जीवन संघर्ष को लेकर लिखी गई कविताएं नया रास्ता दिखाती है। आदिवासी कविताओं में मूल स्वर पहचान के संकट को लेकर जद्दोजहद है। वैश्विक परिदृश्य में यह सांस्कृतिक संकट के रूप में सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ा है, सब कुछ निगल जाना चाहता है। आधुनिकता के भगनखे में नुचते समुदाय के सामने विकास का दानव आदिवासी जीवन के मुख्य आधार जल, जंगल, जमीन और जोरू को निगल जाना चाहता है। महादेव टोप्पो की कलम प्रतिरोध के साधन गढ़ती है। आदिवासी समुदाय की सामुदायिकता ही उसकी पहचान है। अब पहचान का संकट है, तो इस संकट से उबरने का रास्ता भी सामुदायिक शक्ति से निकलेगा। यह है सबसे बड़ा खतरा कि हम अपनी पहचान खो रहे हैं कि हम अपने स्वाभाविक स्वर न मिमिया रहे न गरज रहे हैं। इसी कारण ऊंची अट्टालिकाएं कांव में पंखों के नीचे हमारी असमर्थता पर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मित्र, आओ हम पहले अपने कंठों में गुजरती हुई आवाज़ भरे। सबसे बड़ा खतरा महादेव टोप्पो, आदिवासी स्वर और शताब्दी आदिवासी समुदाय को संगठित और शिक्षित करने का आह्वान करते हैं। आदिवासियों को अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध उसे समय लड़ाई लड़नी होगी, तभी उनके जीवन उपेक्षित बदलाव या परिवर्तन संभव हो पाएगा। आदिवासी संस्कृति और समाज आदिम जातियां या आदिम समाज नहीं है, उससे भिन्न सभ्यता और संस्कृति का समाज है। जिस साहित्य में प्रकृति की लय, ताल और संगीत का अनुसरण नहीं हो, संपूर्ण जीव जगत की अवहेलना हो, जो धनलोलुप और बाजारवादी हिंसा और लालसा का नकार नहीं करे, जहाँ सहानुभूति स्वानुभूति के बजाय सामूहिक अनुभूति का प्रबल स्वर संगीत हो, और जो मूल आदिवासी भाषाओं में नहीं रचा गया हो, वह आदिवासी साहित्य नहीं है। ग्रेस गुजर के शब्दों में आदिवासी समाज न अपनी औरतों का अपमान करता है और न ही उनके साथ हिंसा से पेश आता है। वह दुनिया में सह अस्तित्व और सहजीविता का सबसे बड़ा परोकार है, लेकिन हिंसा और गैर बराबरी के खिलाफ डटकर खड़े इस आदिवासी समाज को ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस आदिवासी दर्शन को विस्थापित करके दुनिया को बचाया नहीं जा सकता है। आदिवासी कथा साहित्य में जल, जंगल, जमीन और जोरू का सवाल ऐसे ही नहीं उठता, अपितु वो पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति को आत्मसात कर रहा होता है। आदिवासी कवियों में महादेव टोप्पो, निर्मला पुतुल, हरिराम मीना, वहरू सोनवने, केशव मेश्राम, महादेव टोप्पो, अनुज लुगुन, रामदयाल मुंडा, सरिता बड़ाइक, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना, दीनानाथ मनोहर आदि ने आदिवासी जीवन के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक विद्रोह, नारी का जीवन संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, आदिवासी न्याय व्यवस्था विस्थापन, अस्तित्व की समस्या और अशिक्षा व्यवस्था के शोषण, दमन और शब्दबद्ध किया है। आदिवासी कविता जीवन की भट्टी में जलते समुदाय की त्रासद जीवन यात्रा की वानगी मात्र नहीं, यह आदिवासी समुदाय के जीवन संघर्ष का दस्तावेजीकरण है। हम मंच पर गए ही नहीं और हमें बुलाया भी नहीं। उंगली के इशारे से हमें अपनी जगह दिखाई गई, हम वहीं बैठे रहे, हमें शाबाशी मिली। वे मंच पर खड़े होकर हमारा दुख हमसे ही कहते रहे, हमारा दुख हमारा ही रहा, कभी उनका नहीं हो पाया। हमने अपनी शंका फुसफुसाई, वे कान खड़े कर सुनते रहे, फिर ठंडी सांस भरी और हमने ही कान पकड़कर हमें
और हमें ही कान पकड़ हमें डांटा। माफ़ी मांगो वरना स्टेज। वाहरू सोनवा ने आदिवासी स्वर और शताब्दी रमणिका गुप्ता। आदिवासी चिंतन आदिवासियों का तथाकथित सभ्य समाज के प्रति मुखर विरोध का स्वर है, जिसके मूल में विसंगतियों के प्रति प्रतिरोध का भाव है। आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। इसमें आदिवासियों की परंपरा, रूढ़ियाँ, संस्कृति, अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण सभी कुछ बयान हो रहा है। लोक कला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, भाषा, बोली, लिपि आदि विभिन्न धरातलों पर आदिवासी लेखन एक व्यापक विमर्श का हिस्सा बन रहा है। साहित्य और कला, साहित्य और जीवन के बीच जो दीवारें समाज में खड़ी है, उन दीवारों का आदिवासी समाज में कुछ भी स्थान नहीं है। इन व्याख्याओं को बदलना जरूरी है, क्योंकि आज आदिवासी समाज में कई प्रथाएं, लोकगीत और नाटक तथा अनेक अन्य कलाएं विद्यमान हैं, जिसे शब्दबद्ध नहीं किया गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं कभी थमी नहीं। वे परंपराएं आज भी मौलिक रूप में आदिवासी जीवन का अभिन्न अंग रही है। फिर इसे साहित्य कैसे नहीं कहेंगे। ऐसी दलीलें इस बात की आवश्यकता जता रही है कि आदिवासी साहित्य को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आदिवासी विमर्शकार डॉक्टर विनय कुमार तुकाराम के अनुसार आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है। आदिवासी साहित्य उन वन जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है, जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्य धारा की समाज व्यवस्था ने कभी कान ही नहीं धरे। यह गिरी कंदराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांतिकारी साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय व्यवस्था ने जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों को आजीवन वनवास दिया, उस आदिम समूह की मुक्ति का साहित्य है आदिवासी साहित्य। प्रकृति से जुड़े सतत जीवन के अभ्यासी जंगलों में रहने वाली आदिम जातियों का साहित्य, जिनका मूल स्वरूप अभी तक आधुनिक सभ्यता के कुहासे से दूर है। इसका कारण जीवन से जद्दोजहद, समुदाय की ताकत है, तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की धुन इनकी पहचान है। निर्मला पुतुल आदिवासी स्त्री के जीवन संघर्ष को चेतना के साथ प्रति एकाग्र चित्त भाव से खड़ी है। उनके संस्कारों में संथाली आदिवासी समुदाय के लगभग 5000 वर्षों की थाती है। उनके शब्द जीवन के श्वास प्रश्वास का शब्दांकन है, अनुभव का गजिन संसार है। शहरी संस्कृति के संपर्क में आने के बाद भी अपने मूल की थाती को संजोकर चलने की जिद है। यही जिद निर्मला पुतुल को निर्मला पुतुल बनाती है, जिसमें जीवन के जद्दोजहद की निर्झरनी सतत कलकल प्रभावित है। आदिवासी स्त्रियों की आत्मा को भावात्मक श्रम के साथ उनके उपेक्षित हृदयों को और उसमें सुलगते प्रश्नों को शब्दों के माध्यम से वाणी देने का प्रयत्न किया है। आदिवासी पारिवारिक संरचना के बीच केंद्रीय धुरी के रूप में उपस्थित आदिवासी स्त्री परिवार के लिए हाथ तोड़ मेहनत करना, अपना घर परिवार चलाती है। आदिवासी स्त्री अपने हक की बात नहीं कर सकती, क्योंकि हक जताना सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। हक की बात न करो मेरी बहन, मत मांगो पिता की संपत्ति पर अधिकार। जिक्र मत करो पत्थरों और जंगलों की अवैध कटाई का। सूदखोरों और ग्रामीण डॉक्टरों के लूट की चर्चा न करो बहन। भरी पंचायत में डायन करार कर दंडित की जाओगी। नगाड़े की तरह बजते शब्द निर्मला पुतुल इस कविता से लिए गया है। आदिवासी जीवन संघर्षों को शब्दबद्ध करती हुई रमणिका गुप्ता लिखती है, जंगल माफिया कीमती पेड़ उससे सस्ते दामों पर खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचता है और करोड़पति बन जाता है। पेट काटने के आरोप में आदिवासी दंड भरता है या जेल जाता है। सरकार की ऐसी ही नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मालिक बनने के बजाय पहले मजदूर बने, फिर बंधुआ मजदूर। आदिवासी विकास के विस्थापन रमणिका गुप्ता। आदिवासी स्त्री का जीवन लोहे के कांटों पर चलने सरीखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदिवासी समुदाय के हित संरक्षण के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाएं जो आदिवासी समाज के हित में कार्य करती है, उनकी नियति में भी खोट होता है। समाज सेवा करने निकले समाजसेवी कुछ ग्रामीण भागों में कार्य करने वाले अफसर, ठेकेदार, बिचौलिए आदिवासी श्रम एवं स्त्री का शोषण करने से नहीं चूकते। इन्हें प्रायः अशिक्षा, भय तथा भोलेपन का शिकार होना पड़ता है। कभी जंगल के अधिकारी
लेखापाल, सिपाही तो कभी राजनेता के ठेकेदार शिकार होना पड़ता है। शिकार होना तो जैसे इनकी नियति है, वस्तु से भी बदतर स्थिति है। कहीं भी किसके द्वार कुछ भी घृणास्पद, अमानवीय, त्रासद, एक ऐसी चीज जिसे घाट में बाट में जहां मिले थाम लो, जब जी चाहे अंग लगा लो, पूरी हवस तो त्याग दो, न चीख न पुकार, पहाड़ हिलने लगा है। वहरू सोननी की कविता से। आदिवासी कविताओं का वितापन विषय के वैविध्य के आटा पड़ा है। श्रुति सुमृति की जबरदस्त व्यवस्था रही है। आदिवासी साहित्यकारों के लिए यह कथा वस्तु का कोश है, जहाँ से जितना चाहो सामर्थ्य भर सिक्त हुआ जा सकता है। मौखिक साहित्य की समृद्ध परंपरा का लाभ आदिवासी रचनाकारों को मिला है। आदिवासी साहित्य की उस तरह कोई केंद्रीय विधा नहीं है जिस तरह स्त्री साहित्य और दलित साहित्य के आत्मकथात्मक लेखन है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, सभी प्रमुख विधाओं में आदिवासी और गैर आदिवासी रचनाकारों ने आदिवासी जीवन समाज की प्रस्तुति की है। आदिवासी रचनाकारों ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संघर्ष में कविता को अपना मुख्य हथियार बनाया है। 13 जनवरी 2013 की घटना जारवा आदिवासी महिलाओं को विदेशी पर्यटकों के सम्मुख नाचने के लिए मजबूर किया गया तथा उनकी अर्धनग्न तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की गई। व्यापारी आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाते हैं और उन्हें देह व्यापार हेतु झोंक दिया जाता है। आमतौर पर नाबालिग तथा गरीब परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाकर तस्कर संपन्न राज्यों में बेच देते हैं। झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल जैसे पिछड़े राज्यों की गरीब लड़कियां गाय बैल से भी कम कीमत पर बिक जाती है। सरकारी और गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में गरीब, खासकर आदिवासी लड़कियों की कीमत 5,000 से 15,000 रुपये तक है। मुझे जन्म दो माँ, संतोष श्रीवास्तव इस कविता से ली गई है। वस्तु या व्यापार बात समझ में आती है, पर मनुष्य का व्यापार खरीद फरोख्त अंतरात्मा विद्रोह कर उठी है। निर्मला पुतुल ऐसे आदमखोरों के खिलाफ जबरदस्त प्रहार करती है। उनके शब्द के शब्द दरांती बन हिंसक जानवरों, मानवता के दुश्मनों पर प्रहार करती है। निर्मला पुतुल अपने शोषकों, अत्याचारियों एवं तथाकथित संरक्षकों की बखिया उधेड़ कर रख देती है। जबरदस्त खबर लेती है। ये वे लोग हैं जो दिन के उजाले में मिलने के कतराते हैं और रात के अंधेरे में मिलने का मांगते हैं आमंत्रण। ये वे लोग हैं जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारी बस्ती का बलात्कार और हमारी ही ज़मीन पर खड़े हो पूछते हैं हमसे हमारी औकात। नगाड़े ही की तरह बजते रहे शब्द निर्मला पुतुल। आदिवासी जीवन में स्त्री की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का सजीव वर्णन भी आदिवासी कविता के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। रोटी इन आदिवासियों के लिए शायद पहला और आखिरी प्रश्न है और हमारे देश में तो भूखे लोगों को दिल्ली से यह कहकर दिलासा दिया जाता है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आज पुरुष की तुलना में स्त्री को कम मजदूरी दी जाती है। हल जोतने से फल काटने तक का कार्य आदिवासी स्त्री करती है। पत्तल बनाना, झाड़ू बनाना, चटाई बुनना, तेंदुपत्ता, महुआ चुनना, उनका जीवन रोटी की खोज में भागता नजर आता है। इसीलिए ग्रेस कुजर कलम को तीर होने दो कविता में लिखती है, ईंटों के भट्टों में सिज गई जिंदगी, रोटी की खोज में कहाँ नहीं भागी। आदिवासी सौर और शताब्दी रमणिका गुप्ता। गाँवों का देश भारत आज अपने मूल उत्सव से षड्यंत्र के तहत उजाड़ा जा रहा है। जहां उसका मूल स्वरूप भाषा, वाणी, रहन सहन, खान पान तो बाद में गायब हो गया, उसके पहले कुछ साधन या डर दिखाकर अस्मत लूट ली जा रही है। वन संरक्षण के नाम पर हम जंगल के मूल निवासी आदिवासियों के मालिकाना हक समाप्त करने पर तुले हैं। गैर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, पेटेंट जैसे कानूनी अधिकार इस भूमंडलीकरण के युग में आदिवासियों को गुलाम बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक अमेरिका और जापान द्वारा नीम के 8 उत्पादों पर पेटेंट का अधिकार प्राप्त किया गया है। यदि भविष्य में अन्य औषधि पौधों जिनके प्रयोग एवं इलाज पर अब तक आदिवासियों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा,
आदिवासी विकास से विस्थापित रमणिका गुप्ता। तथाकथित आधुनिक विकास के देवता ने आदिवासियों के शोषण, भ्रष्टाचार, विस्थापन, पलायन और बेरोजगार करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आदिवासी महिलाएं पलाश के पत्तों से पत्तले झाड़ू बनाकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। आज तो प्लास्टिक युग है, हम उनका यह रोजगार भी छीन रहे हैं। आकर्षक दिखने वाली प्लास्टिक की झाड़ू दोनों तथा थर्माकोल की पत्तले हमारे सम्मुख है। इसलिए निर्मला पुतुल बहामुनि कविता में आदिवासी स्त्री की भूख और आर्थिक व्यवस्था का चित्रण करते हुए लिखती है, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। कैसी विडंबना है कि ज़मीन पर बैठे बुनती हो चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियारे देह से टप टप पसीना। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द निर्मला पुतुल की कविता से। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। आदिवासी जब अपनी समस्याओं को लेकर लोकसभा, विधानसभा तक पहुंचते हैं तो उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया जाता है। नागपुर के आदिवासी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर 2002 में मोर्चा निकाला। इस शांति से निकाले जाने वाले मोर्चे पर लाठी प्रहार किया गया, भीड़ तितर बितर हो गई। मीडिया को बाद में मोर्चे वाले स्थान पर सूखी रोटी, हरी मिर्च, टूटे चप्पल, फटे कपड़े टुकड़े मिले जिनसे सरकार को खतरा था। डॉक्टर भगवान गवाड़े की आदिवासी मोर्चा कविता। संसद भवन के प्रांगण में जब पहुंच गया मोर्चा, बरस पड़ी पुलिस कर्मियों की अनगिनत लाठियां। जैसे झेली थी सीने में पूर्वजों ने अंग्रेजों की गोलियां, तितर बितर हो गई भीड़, भागने लगी हमारी बहु बेटियां। जैसे भगाई जाती है जंगल से मुर्गी, भेड़ बकरियां। दलित अस्मिता। आदिवासी लेखन जीवन का लेखन है। यह कल्पना और मनोरंजन का किस्सा नहीं है और न ही आदिवासी औरतें नुमाइश की वस्तु है। वे दर्द सहने की आदी है। उनका जीवन कठोर संघर्ष की गाथा कहता है, किंतु मुक्ति की बेचैनी तो उनमें भी है। मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठा है राष्ट्रगान और मैं खड़ा हूँ राष्ट्रद्रोही कहलाने के डर से सावधान की मुद्रा में। ठीक इसी समय दीमकों का झुंड घुस आया है मेरे भीतर। मेरी देह को मिट्टी का टीला समझ खोखला करता हुआ मुझे, और मैं चीखने में असमर्थ खड़ा हूँ सावधान मुद्रा में। राष्ट्रगान बज रहा है जसिंता केरकेट्टा की कविता से। मुगलों एवं अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने निजता की रक्षा के लिए समय समय पर अपने विरोध के स्वर मुखर किए हैं। अस्तित्व और अस्मिता का संकट आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा संकट है। आदिवासियों ने अपने अपने भूभाग में अपने हकों, अधिकारों और अस्तित्व की लड़ाई के लिए विभिन्न विद्रोह किए। अंग्रेजों, साहूकारों, महाजनों, जमींदारों और सूदखोरों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किए। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पहचान का आंदोलन भी शुरू हुआ, जिनमें संथाल हुल विद्रोह, उलगुलान, बस्तर की लड़ाई, पूर्वोत्तर का पहचान का आंदोलन जैसे विभिन्न आंदोलन हैं। आज अधिकतर आदिवासी साहित्य के प्रेरणा स्रोत बिरसा मुंडा, सिद्धो कानून, तिलका मांझी, टंट्या भील, कालीबाई, झलकारी बाई जैसे तमाम क्रांतिकारी हैं। आदिवासी निगाहें अब उन लोगों को पहचानने लगी हैं जो आदिवासी स्त्रियों को वस्तु मानते आए हैं और आदिवासी समाज को समस्त मजदूर बनाकर उनकी संस्कृति, भाषा, जल, जंगल, जमीन एवं जोरू को हत्या कर उन्हें उनके मूल से नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। आशा है छात्रों आपको यह आदिवासी कविता का परिचय या आदिवासी कविता या आदिवासी विमर्श या आदिवासी कविता की विशेषताओं पर आज हमने जो प्रकाश डाला है वो आपको समझा होगा। धन्यवाद।